नमस्कार दोस्तों, आज हमारा न्यू टॉपिक है क्लास 12th आरबीएससी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, मानव भूगोल भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। कहने का अर्थ यह है कि जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत मानव व प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि भूगोल में दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिनमें एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। इस प्रकार भूगोल की दो आधारभूत शाखाएं हैं, जो कि है भूगोल की दो आधारभूत शाखाएं। तो मानव भूगोल की दो आधारभूत जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। पहली है दोस्तों भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। कहने का अर्थ यह है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत तो भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है तथा मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं यानी कि प्रकृति तथा पर्यावरण या प्रकृति व मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति व मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों की जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास संभवतः 18वीं सदी में हुआ। 18वीं सदी में हुआ। कहने का अर्थ यह है कि मानव भूगोल का विकास व प्रादुर्भाव कौन सी सदी में हुआ? तो मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास संभवतः 18वीं सदी में हुआ। अब देखिए, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। यानी कि आधुनिक मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं वो कौन थे? तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, जो कि एक जर्मन विद्वान थे। और इसके साथ ही जो मानव भूगोल है
इस मानव भूगोल में जो फ्रेडरिक रेडजेल थे, इन्होंने निश्चयवादी विचारधारा को जन्म दिया, यानी कि ये निश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अब दोस्तों हम परिभाषा देख लेते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में पूछी जाती है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसमें है परिभाषा। तो जो परिभाषा है वो किस किस विद्वानों की है? तो सबसे पहले विद्वान है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो कि कौन से विद्वान है? जर्मन विद्वान है। इन्होंने मानव भूगोल की एक परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों व संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित यानी कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यानी कि जो फ्रेडरिक रेडजेल थे, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक, फ्रेडरिक रेडजेल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? एंथ्रोपाजियोग्राफी। कहने का अर्थ यह है कि जो फ्रेडरिक रेडजेल थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपाजियोग्राफी, जो कि कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक कौन सी है? तो एंथ्रोपाजियोग्राफी। अब जो फ्रेडरिक रेडजेल है उनकी जो शिष्या थी जिसका नाम था एलन कुमारी सैंपल, जो भी निश्चयवादी विचारधारा की यानी कि निश्चयवादी विचारधारा की समर्थक मानी जाती हैं, जो कि अमेरिका से थी। कहने का अर्थ है कि जो फ्रेडरिक रेडजेल है वो प्रकृति पर जोर देते थे और उसी प्रकार से उनकी जो शिष्या है जो कि एलन कुमारी चर्चिल सैंपल है वो भी प्रकृति पर ही जोर देती थी। यानी कि इन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया। इसी प्रकार से सैंपल के अनुसार परिभाषा है, सैंपल के अनुसार तो सैंपल ने भी एक परिभाषा दी है दोस्तों। वो क्या दी है? अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो कहने का अर्थ यह है कि अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का अर्थ यह है कि यह फ्रेडरिक रेडजेल के समान ही यह पर्यावरणवादी विचारधारा की समर्थक भी मानी जाती हैं। इसी प्रकार से हम जो मानव भूगोल है उसमें 3 प्रकार की विचारधारा देखेंगे, एक निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद। देखिए सबसे पहले हमारे पास निश्चयवाद, और जो निश्चयवादी विचारधारा है यह दोस्तों प्रकृति पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? प्रकृति पर। और इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं रेडजेल। इसके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं रेडजेल। इसके बाद आती है दोस्तों संभववाद। संभववाद जो विचारधारा है, इस संभववादी जो विचारधारा है यह मानव पर जोर देती है। संभववादी विचारधारा मानव पर जोर देती है और इसके प्रवर्तक दोस्तों माने जाते हैं ब्लांस, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान है।
ब्लांस। इसके साथ ही है नवनिश्चयवादी विचारधारा। नवनिश्चयवादी विचारधारा, जो नवनिश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक, जो नवनिश्चयवादी विचारधारा है यह किस पर जोर देती है? मानव व प्रकृति, मानव व प्रकृति के संबंधों पर जोर देती है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ग्रिफिथ टेलर, यानी कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो ग्रिफिथ टेलर माने जाते हैं। इसी प्रकार से जो हंटिंगटन थे, हंटिंगटन ने मानव भूगोल, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा है दोस्तों। वो क्या है? एक तो है मानवीय दशाएं, एक तो है मानवीय दशाएं व इसमें सबसे पहला है भौतिक दशाएं, सबसे पहला है भौतिक दशाएं व दूसरा है दोस्तों मानवीय अनुक्रिया, मानवीय अनुक्रिया। कहने का अर्थ यह है कि हंटिंगटन ने जो मानव भूगोल है, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। एक तो है भौतिक दशाएं और एक है मानवीय अनुक्रिया। क्योंकि लगभग जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि निश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो निश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक रेडजेल माने जाते हैं। इसी के साथ ही जो निश्चयवादी विचारधारा है जिसे पर्यावरणवादी विचारधारा या नियतिवादी विचारधारा भी कहते हैं, जो कि प्रकृति पर जोर देती है, जो कि प्रकृति पर जोर देती है। और इसी के साथ ही है जैसे कि संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ब्लांस। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि नवनिश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो है ग्रिफिथ टेलर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे कि हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? तो दो, एक तो भौतिक दशाएं और एक मानवीय अनुक्रिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? सांस्कृतिक वातावरण, तो देखिए दोस्तों सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है कि प्रकृति में जो कोई भी दृश्य हमें मानव क्रियाओं द्वारा दिखाई देते हैं, यानी कि मानव द्वारा प्रकृति में जो कुछ भी क्रिया की जाती है और जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं वो सभी सांस्कृतिक वातावरण में शामिल होते हैं। जैसे कि मानव द्वारा अधिवास बनाए जाते हैं, सड़कों का निर्माण किया जाता है, रेल लाइनों का निर्माण किया जाता है, इन सभी को ही हम सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। अर्थात मानव प्रकृति में जिन दृश्यों का निर्माण क्रियाओं द्वारा करता है, यानी कि मानवीय क्रियाओं द्वारा करता है, उसे सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों मानव भूगोल के विकास को 3 स्तरों पर बांटा गया है, यानी कि मानव भूगोल ने जो विकास किया वह 3 स्तरों में किया, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो मानव भूगोल का विकास, तो देखिए दोस्तों मानव भूगोल का जो विकास है वह 3 स्तरों पर हुआ। सबसे पहले था प्राचीन काल, फिर है दोस्तों मध्य काल और सबसे अंत में आधुनिक काल।
तो यानी कि मानव भूगोल का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ है। एक तो है प्राचीन काल, एक है मध्य काल और एक है आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों होता क्या है कि प्राचीन काल में सामान्यतः लोगों का जो स्तर था यानी कि मानव का जो ज्ञान का स्तर था वो निम्न था। इस प्रकार वह प्रकृति से डरता था और वह प्रकृति के वशीभूत था और इस प्रकार प्रकृति के नियमों का पालन करता था। देखिए दोस्तों, इसमें प्राचीन काल, सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल। और प्राचीन काल में इस समय तकनीकी विकास का स्तर निम्न था, क्योंकि प्राचीन काल में जो तकनीकी विकास का स्तर था वो निम्न था और समाजों के बीच में अन्योन्य क्रिया भी कमजोर थी या निम्न थी। इसी प्रकार से जो प्राचीन सभ्यताएं, हमारे विश्व की जो प्रमुख प्रमुख प्राचीन सभ्यता थी वो भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में जब तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न था तो सामान्यतः जो मानव था वो प्रकृति के वशीभूत था और प्रकृति के वशीभूत होने के कारण वह प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। इसी प्रकार से दोस्तों अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से, यानी कि अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव को देखते हुए यह बताया कि ठंडे प्रदेशों के मानव जो होते हैं वो बहादुर होते हैं परंतु चिंतन में कमजोर होते हैं। परंतु चिंतन में कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं लेकिन बहादुर होते हैं। इसी प्रकार से जो हिकेटियस विद्वान है, हिकेटियस ने अपने समय में जो कुछ भी उनके पास ज्ञान उपलब्ध था, यानी उस समय जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध था उसको उन्होंने व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के कारण उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अर्थात भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को, क्योंकि हिकेटियस ने विश्व के बारे में जो कुछ भी उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान था उसको व्यवस्थित रखने का प्रयास किया और इस कारण से इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों मध्यकाल। और मध्यकाल में क्या है कि जैसा हमने पढ़ा कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में जो ज्ञान था वो सीमित था, न्यून था, तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न था, इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं ये भ्रम था कि सामान्यतः प्रकृति में क्या क्या हो सकता है। लेकिन मध्यकाल में जब नौचालन चालू हुआ, यानी कि जो बहुत सारे दार्शनिक थे जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे तो धीरे धीरे जो उनकी यानी कि मिथक थे, यानी कि जो कुछ भी उनके मन में भ्रम था वह अब टूटने लगा। तो कहने का अर्थ है कि इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों यानी कि खोज व तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक खुलने लगे। क्योंकि पहले तक ऐसा माना जाता था, जब हमें किसी बारे में ज्ञान नहीं था कि उस देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं या उस देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं, लेकिन जब नौचालन के द्वारा हम उन स्थानों पर पहुंचे, वहां के लोगों को देखा, वहां की प्रकृति को देखा, तो हमें यह मालूम होने लगा कि धीरे धीरे कि वहां पर क्या भ्रम फैला हुआ था। इसके साथ ही प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन भी किया गया। यानी कि जो प्रादेशिक विश्लेषण है उसमें यानी कि जो प्रदेश थे उन प्रदेशों का यानी कि विश्लेषण किया गया तथा सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया। इसके बाद है दोस्तों आधुनिक काल। और आधुनिक काल में क्या था कि आधुनिक काल की जो शुरुआत है यह जर्मन विद्वानों ने की, यानी कि जर्मन विद्वानों द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जर्मन विद्वानों द्वारा। लेकिन इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ, मानव भूगोल का जो सर्वाधिक विकास हुआ वह फ्रांस में हुआ। यानी कि प्रारंभ जो शुरुआत की गई थी वो जर्मनी में की गई थी, जैसे कि रिटर, हम्बोल्ट व रेडजेल, तथा इसी प्रकार से इसका मानव भूगोल का जो सर्वाधिक विकास हुआ वह फ्रांस में हुआ। उसका सर्वाधिक जो विकास था वो फ्रांस में हुआ। देखिए दोस्तों 1930 के दशक में जो मानव भूगोल है उसका विभाजन दो रूपों में हुआ। एक तो सांस्कृतिक भूगोल और एक आर्थिक भूगोल के रूप में।
कहने का अर्थ ये है कि जो सांस्कृतिक भूगोल है, जैसा अभी हमने सांस्कृतिक वातावरण के बारे में पढ़ा कि सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा जो भूदृश्य या मानव द्वारा जिन दृश्यों का यानी कि क्रिया के द्वारा जो निर्माण किया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन कितने रूपों में हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका विभाजन दो रूपों में हुआ, एक तो सांस्कृतिक भूगोल और एक आर्थिक भूगोल। इसी प्रकार से जो क्रांतिकारी विचारधारा है उसने किसके सिद्धांतों का अनुसरण किया, तो क्रांतिकारी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांतों का अनुसरण किया। दोस्तों, हमारा जो क्लास 12th है इससे जुड़े हुए वीडियो लगातार चलते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।